हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमारा ख़त्म कर लेंगे। जो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3A से, जो कि है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये ऐड हुआ है 2021 अमेंडमेंट से विद इफेक्ट फ्रॉम 4 अप्रैल 2021, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली अप्लाई किस पे होता है? इट अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर क्लासिफाइड एज अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 7 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006. Without prejudice to subsection 1, an application for initiating the PPIRP who commits a default referred to in section 4 subject to following conditions that it has not undergone the PPIRP or CIRP during period of 3 years preceding the initiating date, not undergoing any CRP, no order to be liquidated has been passed under section 33 and is eligible to submit a resolution plan under section 29A, and also it has proposed the name of insolvency resolution professional to be appointed as a resolution professional for conducting PPIRP, and the financial creditors of corporate debtors of not less than 66% in value have approved such proposal, that is the name of the professional, and the majority of directors or partners of corporate debtor have filed a declaration that the corporate debtor shall file an application for initiating the PPIRP within period of not exceeding 90 days. The PPIRP is not being initiated to defraud any person, and the name of insolvency resolution proposed and approved to be appointed as resolution professional. तो जब भी एक एप्लीकेशन फाइल होगी PPIRP के लिए, तो उसके लिए ये सारी कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या? दैट डिफ़ॉल्ट कमिट होना चाहिए, साथ में कोई वो ऑलरेडी अंडरगो नहीं होनी, कोई ऑलरेडी CIRP या PPIRP अंडरगोइंग नहीं होना चाहिए 3 years प्रीसीडिंग, ना ही कोई कंप्लीट हुआ होना चाहिए, ना ही लिक्विडेशन ऑर्डर पास होना चाहिए, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट के लिए एलिजिबल हो वो। PPIRP जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का नाम प्रपोज किया है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है, एंड मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ने एक डिक्लेरेशन सबमिट किया कि इस विद इन नॉट एक्सीडिंग 90 डेज एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस, एंड दिस इज़ नॉट टू डिफॉर द एनी पर्सन। एंड उसके बाद साथ में क्या होगा? द मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और एटलीस्ट 3/4 of total number of partners of the corporate debtor have passed a resolution approving the filing of application for initiating the PPIRP, and also after passing of resolution, the corporate debtor shall obtain approval from its financial creditors of not less than 66% in value for the filing of application for initiating the PPIRP. तो एक अप्रूवल हम पहले लेंगे मेंबर्स या पार्टनर से, उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से। एक हमने लिया था फॉर प्रपोजिंग द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और एक हम लेंगे फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन अप्रूवल। उसके बाद प्रायर टू सीकिंग द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, द कॉर्पोरेट डेटर शेल फाइल सच फाइनेंशियल क्रेडिटर विद, उनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे कि वो अप्रूवल देने के लिए उनके पास क्या क्या होना चाहिए। डेक्लेरेशन रेफर टू इन सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज F, स्पेशल रेजोल्यूशन जो हमने पास किया था, बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या है, एंड अदर कंडीशंस एज स्पेसिफाइड। उसके बाद 54B में है द ड्यूटीज़ ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बिफोर इनिशिएशन ऑफ PPIRP। जैसे ही डेट जब उसका नाम अप्रूव हो जाता है सेक्शन 54A सबसेक्शन 2 में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन का, उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। क्या ड्यूटीज़ हैं? दैट ही शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट कंफर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटर meets the requirement of section 54A, and prepare a base resolution plan, and prepare a report, and the base resolution plan conforms to the requirements of 54A। ये रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। इसके बाद फाइल सच रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड। द ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शेल सीज if the corporate debtor fails to file application for initiating the PPIRP within the time specified, that is 90 days, or the application for initiating PPIRP is admitted or rejected by the adjudicating authority। दोनों ही केसेस में उसकी अथॉरिटी सीज हो जाएगी ड्यूटी, and the fees payable to that insolvency professional shall form part of the PPIRP cost। ठीक है। उसके बाद 54C है एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द PPIRP। अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस, एंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ही शैल फर्निश अ डेक्लेरेशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर जो 54A में पढ़ा हमने। देन नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि अप्रूव किया था 54A में। डेक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रॉडलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग जो हमने अभी पढ़ा था उसमें लिक्विडेशन में। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच पीरियड एज स्पेसिफाइड। उसके बाद जब
जब एप्लीकेशन फाइल होगी देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विद इन 14 डेज या तो एडमिट करेगी वो एप्लीकेशन या रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट करना है तो उसको 7 डेज देना है टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट टू द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। उसके बाद प्रीपेड जो प्रोसेस है इट शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेंट। उसके बाद टाइम लिमिट दी हुई है कंप्लीशन के लिए कितनी है 120 डेज फ्रॉम द commencement date of the PPIRP and without prejudice to subsection 1 the resolution plan shall professional shall submit the resolution plan as approved by committee of creditors to the adjudicating authority within 90 days from the commencement date, and in case the resolution plan is not approved within 90 days by the committee of creditors or after the expiry of such time he shall file an application with the adjudicating authority for termination of the PPIRP। तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है कि विदिन 120 डेज टोटल है PPIRP के लिए और कमेंसमेंट से 90 डेज के अंदर अंदर उसको एक रेजोल्यूशन प्लान जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया हो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करना है। अगर नहीं होता है तो टर्मिनेशन हो जाएगी अंडर सेक्शन 54D। उसके बाद 54E है कि अगर जो एप्लीकेशन जो है वो एडमिट होगी है तो उसके साथ साथ हम जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑर्डर करेगा क्या डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड कॉज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट टू बी मेड for inviting the claims. The order of moratorium shall have effect from the date of such order till the date on which the PPIRP process period comes to an end। ठीक है, सेम जो हमने इसमें पढ़ा था लिक्विडेशन में, उस लिक्विडेशन में सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नॉर्मल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। उसके बाद 54F है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द PPIRP। क्या क्या ड्यूटीज़ ही शैल कंडक्ट द कंप्लीट प्रोसेस एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। क्या कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो उसको सबमिट किया है कॉर्पोरेट डेटर ने, इन्फॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स एज कंफर्म, देन मेंटेन एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, देन monitor the management of affairs of the corporator, inform the committee of creditors in case of any breach of any obligation of the board, constitute a committee of creditors, prepare an information memorandum on the basis of preliminary information memorandum submitted to him under section 54G, file application for avoidance of transaction fraudulent or wrongful trading and such other duties as may be specified। The resolution profession shall exercise the following powers। ये duties ये powers हैं to assess all books and accounts and information, assess all electronic records of corporate debtor, assess books of accounts of the debtor, attend meeting of members board of director and committee of creditors, appoint accountant legal professionals एंड सारी जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की ड्यूटीज़ होती हैं वो सब। ठीक है, एंड द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स प्रोमोटर्स शैल एक्सटेंड ऑल द असिस्टेंट एंड कॉपरेशन टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स। देन उसके बाद 54G है लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो हमने उसकी ड्यूटीज़ में पढ़ा था अभी 54F में। क्या है कि कॉर्पोरेट डेटर जिसने के स्टार्ट किया है PPIRP के लिए एप्लीकेशन लगाई है ही शैल विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस सबमिट टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या क्या सबमिट करना है, 2 चीज़ें सबमिट करनी है, एक लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो कि उसके पास एज ऑन डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्टार्ट करने के टाइम पे है, एंड द प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान। एंड अगर उसमें कोई रॉन्ग या नो पर्सन शेल बी लायबल अगर उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कोई लॉस या डैमेज हो गया है किसी कॉर्पोरेट डेटर को, देन प्रोमोटर डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और एनी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स शेल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन सच लॉस और डैमेज। क्या उसके बाद 54H है मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द PPIRP द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शेल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द बोर्ड subject to conditions specified, and the board shall make every endeavor to protect and preserve the value of property of corporate debtor and manage its operation as a going concern। बट अगर हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं 54J सेक्शन के अंदर तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है ये बोर्ड से कहाँ चला जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ये लिखा भी हुआ विद द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस by a vote of not less than 66% of voting share vest the management of corporate debtor with the resolution professional, he shall make an application for the purpose by to the adjudicating authority in such form and manner as prescribed, and if the authority is of the opinion that during the process the affairs of corporate debtor have been conducted in a fraudulent manner or there has been a gross mismanagement of affairs of corporate debtor, then he shall pass an order vesting the management of corporate debtor with the resolution professional। and उसके बाद 54I कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल विद इन 7 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस कंस्टिट्यूट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स कंफर्म्ड अंडर सेक्शन 54F।
उसके बाद 54K है, the corporate debtor shall submit the base resolution plan referred to in clause C of section 54A to the resolution professional within 2 days of the pre-packaged insolvency commencement date, and the resolution professional shall present it to the committee of creditors. तो पहले कॉर्पोरेट डेटर ने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया हुआ होता है, वो सबमिट करेगा वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का विद इन 2 days ऑफ द कमेंसमेंट, और वो फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको प्रेजेंट करेगा, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को अगर वो पसंद नहीं आता तो वो एक अपॉर्चुनिटी देंगे कॉर्पोरेट डेटर को कि वो रिवाइज करे उस प्लान को, अदरवाइज वो एप्लीकेशन इन्वाइट कर सकते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। उसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मे अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर इट्स सबमिशन, or if it does not impair any claims, may approve the base resolution plan for submission to the adjudicating authority if it does not impair any claims owed by the corporate debtor to the operational creditor. But where the committee of creditors does not approve the base resolution plan, or the plan impairs any claims owed by corporate debtor to the operational creditors, then the resolution professional shall invite prospective resolution applicants to submit a resolution plan to compete with the base resolution plan. उसके बाद resolution professional जो है वो सारा information resolution applicants को देगा on the shall provide to the resolution applicant basis for evaluation of resolution plans and the relevant information required to prepare the resolution plan. The professional shall present to the committee of creditors for its evaluation the plans जो कि उसने receive करे हैं, and the committee of creditors shall evaluate the plans presented by the professional, select a plan amongst them. But in case it decides that the resolution plan selected is significantly better than the base resolution plan, then the such resolution plan may be selected for approval. The resolution plan selected for approval under subsection 10 or subsection 11 may be approved by the committee of creditors for submission to the adjudicating authority. Okay. Or provided where the resolution plan selected for approval is not approved by the committee of creditors, application for termination of solvency process shall be filed by the resolution professional अगर उनको कोई भी resolution plan approve नहीं करती है committee of creditors. And the approval of resolution plan under subsection 4 or subsection 12 by the committee of creditors shall be by vote of not less than 66% of voting shares after considering its feasibility, viability and manner of distribution etc. अब उनको सब कुछ ठीक लगता है तभी अप्रूव करेंगे विद 66% मेजॉरिटी. एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशन शेल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. उसके बाद 54L में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड होती है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करता है, फुलफिल करता है, देन इट शेल विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ द प्लान अप्रूव सच रेजोल्यूशन प्लान. उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वेयर द अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट में विद इन 30 days reject such resolution plan and pass an order under section 54N. Notwithstanding anything in the contrary contained in this section, where the adjudicating authority has passed an order under section 54J, that is termination का, and the resolution plan approved by the committee of creditors does not result in the change in management of control of the corporate debtor to a person who has not a promoter or management, then the authority shall pass an order rejecting such resolution plan, terminating the process and passing a liquidation order and declaring the PPARP process cost to be included in the liquidation cost. बेसिकली ये क्या कौन सा है कि जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दियो, और उसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था 54J में, बट उस ऑर्डर पास होने के बाद जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है उसमें जो नई मैनेजमेंट है वो पुराने प्रोमोटर्स या मैनेजमेंट के ही बंदे उसमें हैं, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो उस प्लान को रिजेक्ट करेगी और एक टर्मिनेशन कर देगी उस प्रोसेस की और लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी उस कॉर्पोरेट डेटर की. उसके बाद 54M है दैट द अपील अगेंस्ट ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान अंडर 54L शेल बी ऑन द ग्राउंड्स लेड डाउन इन सेक्शन 61. एंड 54N है टर्मिनेशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. कब टर्मिनेट हो जाएगा ये प्रोसेस? when the resolution professional files an application with the adjudicating authority under section 54K subsection 12 का proviso or section 54D subsection 3, the adjudicating authority shall within 30 days of date of such application terminate the pre-packaged insolvency resolution process and provide the manner of continuation of proceeding initiated for avoidance of transaction if any.
and where the adjudicating authority passes an order under subsection 1, the corporate debtor shall bear the pre-packaged insolvency resolution process को, क्योंकि इनिशिएट भी उसी ने की थी. Notwithstanding anything in the contrary, where the adjudicating authority has passed order under section 54J subsection 2 and the PPARP is terminated under subsection 1, the adjudicating authority shall pass an order of liquidation and declare the pre-packaged insolvency process cost as part of the liquidation cost. ये सेम चीज़ यहाँ पर हमारी 54L subsection 4 में कही थी. उसके बाद 54A है, O है initiation of corporate insolvency resolution process. The committee of creditors at any time after PPARP but before approval of resolution plan by a vote of not less than 66% of voting share may resolve to initiate normal corporate insolvency resolution process in respect of such corporate debtor if it is eligible for that. ठीक है. उसके बाद इस चैप्टर पे सारे इस एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2, 3, 6, 7 टू दिस चैप्टर जो भी हमारे नॉर्मल सेक्शन होते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा है, ये हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म, थर्ड है. नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली ये जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में कंप्लीट करने की बात करता है, बट ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए ही एप्लीकेबल है. दैट दिस एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग कॉर्पोरेट डेटर्स, नेमली debtors with assets and income below level specified by central government with the class of creditors of amount of debt notified by central government or other category of corporate person as notified by the central government. तो अभी के लिए जो हमें मिली है वो है स्मॉल कंपनी के केस में, स्टार्टअप कंपनी के केस में या अनलिस्टेड कंपनी जिसकी टोटल एसेट्स जो है वो लेस देन 1 करोड़ इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, देन वो एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी. इसका टाइम पीरियड सेक्शन 56 में है दैट इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जबकि नॉर्मल होता है 180 डेज, यहाँ पर सिर्फ 90 डेज मिलते हैं हमें. एंड द एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड द पीरियड में फाइल्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है विद 75% वोटिंग शेयर जो है इसको रेजोल्यूशन को पास करते हैं. और ये जो है ये एक्सटेंशन कितने टाइम की मिलेगी, नॉट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 डेज, और वो भी सिर्फ एक बार मिलेगी. ठीक है. तो कितने हो गए 90 डेज़ वो प्लस 45 डेज़ ये. उसके बाद 57 है मैनर ऑफ इनिशिएटिंग द फास्ट ट्रैक CIRP. एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक CIRP में फाइल्ड बाय अ क्रेडिटर और अ कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट विद द एविडेंस and the other information as established that the corporate debtor is eligible for the fast track CIRP under section 56 और 55 सॉरी. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 ऑफ टू दिस चैप्टर 2 जो था वो हमारा किस चीज़ का था, नॉर्मल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जितनी प्रोविजंस है वो सब इस पे अप्लाई होंगी. सिर्फ कहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, जो टाइम पीरियड है हमारा. ठीक है. उसके बाद चैप्टर 5 है वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनस. इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 59, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कॉर्पोरेट पर्सन जो है वो खुद ही अपने आप लिक्विडेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए है वॉलंटरी लिक्विडेशन. अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलंटरली एंड हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट may initiate the voluntary liquidation proceeding under this chapter. Voluntary liquidation shall meet conditions and procedural requirements specified by the board. उसमें से कुछ ये हैं क्या क्या, declaration from majority of directors of the company verified by an affidavit stating that they have made a full inquiry into the affairs of the company and opinion that the company has no debt or that it will be able to pay its debt in full form from the proceeds of the assets to be sold in voluntary liquidation and the company is not being liquidated to defraud the person. और उसके बाद डिक्लेरेशन के साथ क्या क्या लगेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस 2 ईयर्स की, और अगर वो 2 साल से कम हुआ इनकॉर्पोरेशन को तो वो सारा टाइम की, और रिपोर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी ऑफ एसेट्स बाय रजिस्टर्ड वैल्यू. और साथ में डिक्लेरेशन के दिन 4 वीक्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा मेंबर्स का रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड एंड अपॉइंटिंग अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल.
and resolution of members of company in general meeting to be liquidated voluntarily as a result of expiry of period of its duration fixed by its article। अगर जो कॉर्पोरेट डेटर है उस वो एक फिक्स पीरियड के लिए या फिक्स्ड काम के लिए इनकॉर्पोरेट हुई थी तो वो एक्सपायर हो गया पीरियड, तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करते हैं कि अब हम काम पूरा हो गया तो अब हम लिक्विडेट हो जानी चाहिए कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर क्रेडिटर्स हैं कंपनी के देन रिप्रेजेंटिंग नॉट 2/3 इन वैल्यू shall approve a resolution passed under सब क्लॉज सी विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। कौन सा? जो शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन है। एंड द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द बोर्ड अबाउट द रेजोल्यूशन टू लिक्विडेट द कंपनी विद इन 7 days ऑफ सच रेजोल्यूशन। उसके बाद सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। तो कब से वॉलंटरी लिक्विडेशन कब से स्टार्ट हो जाती है? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 to 53 जो कि लिक्विडेशन की है एंड चैप्टर 7 अप्लाई होंगी इस केस में भी। चैप्टर 7 पेनल्टीज़ का है, वो हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कम्प्लीटली वाउंड अप एंड इट्स एसेट्स आर कम्प्लीटली लिक्विडेटेड द लिक्विडेटर शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सच पर्सन and the adjudicating authority shall pass an order that corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and it shall be dissolved accordingly. The copy of order shall be within 14 days from the date of such order be filed with the authority with which the corporate person is registered। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड क्या क्या हुआ कि एक डिक्लेरेशन फाइल होगी, डिक्लेरेशन के विद इन 4 weeks सब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होएगा मेंबर्स का। उसके विद इन 7 days अगर क्रेडिटर्स हैं तो उनका विद 2/3 मेजॉरिटी अप्रूवल होगा रेजोल्यूशन का। और जब वो रेजोल्यूशन पास हो गया उसके विद इन 7 days वो आपको ROC और बोर्ड के पास सबमिट करना है। और फिर उसके बाद जो है उस डेट से लिक्विडेशन जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से हम प्रोसीडिंग कमेंस मानेंगे। और जब वो अप्रूव हो जाता है, अगर जो ऑर्डर पास हो जाता है फॉर लिक्विडेशन तो वो फाइल करना है हमें विद इन 14 days टू द पर्सन विद विच अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड। ठीक है, ये हो गया वॉलंटरी लिक्विडेशन का सेक्शन है 59 चैप्टर 5। चैप्टर 4 था हमारा सेक्शन 55 से 58 फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। टाइम पीरियड 90 days प्लस 45 days की एक्सटेंशन अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल है विद इन 75% मेजॉरिटी। उसके लिए साथ में कौन अप्लाई कर सकता है? फास्ट ट्रैक के लिए क्रेडिटर कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आ जाता है चैप्टर 6 जो कि है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। अब हम सारी जगह हमने बात की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सारा काम करेगी, तो वो है कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? इट शैल अथॉरिटी इन द इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग कौन होगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कौन सी जगह का? वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इज लोकेटेड एंड द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर और पर्सनल गारंटर एज द केस मे बी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर। तो इसका क्या मतलब कहने का कि अगर कोई ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या लिक्विडेशन या बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसके रिगार्डिंग? कॉर्पोरेट गारंटर या पर्सनल गारंटर इन रिलेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, देन उसको भी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब NCLT के पास। और NCLT शैल बी वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एज कंटेम्पलेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कोड। ये पार्ट 3 वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं है, बट पता होना चाहिए कि DRT की पावर्स भी NCLT के पास है। उसके बाद notwithstanding anything in contrary contained in any other law, it shall have jurisdiction to entertain or dispose of any application or proceeding by or against corporate debtor or corporate person, claim made by or against a corporate debtor or corporate person, question of priorities or any question of law or fact arising out of or in relation to insolvency or liquidation proceeding। बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन और उनके अगेंस्ट जितने भी क्लेम्स वगैरह हैं उन सबकी जुरिस्डिक्शन किसके पास है? NCLT के पास। और इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पीरियड ड्यूरिंग विच द मोरेटोरियम इज इन प्लेस शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता आ सकता है दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड एज पर लिमिटेशन एक्ट द जो मोरेटोरियम का पीरियड है जितना टाइम मोरेटोरियम चल रहा था इन इफेक्ट था वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम द लिमिटेशन। लिमिटेशन किसकी? अपील्स की। अपील सेक्शन 61 में दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट में प्रेफर एन अपील टू नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल जिसको हम NCLAT भी कहते हैं एंड इट शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एंड इट में
जो NCLAT है वो इस 30 डेज़ के पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है फॉर फर्दर 15 डेज़, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल 30 डेज़ में वैसे आपको अपील फाइल करें, लेकिन उसके एक्स्ट्रा आपको 15 डेज़ भी मिल सकते हैं एज़ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द NCLAT। एंड अपील जो है उसके ग्राउंड्स हमने हर पढ़ा था कि 61 में बताए हुए हैं, तो ये उसके ग्राउंड्स हैं। अगर अपील हम कर रहे हैं अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो उसके लिए ग्राउंड्स क्या क्या हैं, दैट रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव है वो कॉन्ट्रावेंशन इन प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ है, या कोई मटेरियल इरेगुलेटरी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, और द डेट्स ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स उसकी प्रोविजन नहीं दी गई है प्लान में, और द प्रोसेस कॉस्ट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर रीपेमेंट इन प्रायोरिटी, और द इट डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये होगी अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। उसके बाद अपील अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 33 और 54L और 54N, तो उसके अगेंस्ट क्या है ग्राउंड, मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड कमिटेड इन रिलेशन टू लिक्विडेशन ऑर्डर। एंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर फॉर इनिशिएटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर 54O, उसके लिए भी ग्राउंड क्या है, मटेरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड कमिटेड इन रिलेशन टू सच ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया 61 में अपील्स और अथॉरिटी और उसके ग्राउंड्स। उसके बाद 62 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट है फ्रॉम द नेशनल कंपनी एपलेट ट्राइब्यूनल। अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, एंड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। उसको फर्दर 15 डेज और मिल सकते हैं, तो 45 + 15 हो गए हमारे। देन सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, no civil court or authority shall have jurisdiction in certain in entertaining suit or proceeding in respect of matter on which NCLT or NCLAT has the jurisdiction. उसके बाद 64 में expeditious disposal of application where an application is not disposed of within a period specified in this code, the tribunal or the appellate tribunal shall record its reason, and the president or in case of tribunal, chairperson in case of appellate tribunal may, after taking into account reasons, extend the period but not exceeding 10 days. तो जो भी एप्लीकेशंस वगैरह फाइल होती हैं ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल के पास, वो विद इन 10 डेज इनको डिस्पोज ऑफ करनी है। And no injunction shall be granted by any court, tribunal or authority in respect of action taken in persons of power conferred on NCLT or NCLAT. उसके बाद 65 में फ्रॉडलेंट और मैलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। कोई भी पर्सन इनिशिएट करता है इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन प्रोसीडिंग फ्रॉडलेंटली या विद मैलिशियस इंटेंट, या फिर इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, तो उस केस में हमारी पेनल्टी कितनी है, 1 लाख, minimum 1 lakh to maximum 1 crore. And if any person initiates the pre-packaged insolvency resolution process fraudulently or malicious intent or intent to defraud person, तो उसके लिए भी 1 lakh to 1 crore. उसके बाद 66 है फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, दैट इज इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन it is found that any business of corporate debtor has been carried out with intent to defraud the creditors or fraudulent purpose, the adjudicating authority may, on application of resolution professional, order that any such person who are knowingly parties to this shall be liable to make contribution to the assets of the corporate debtor as it may deem fit. कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बट उनको कंट्रीब्यूट करना है एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को, ये उनकी लायबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा 67A है फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द PPIRP। उसके लिए मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़। अगर जो ऑनर आफ्टर द PPIRP कमेंसमेंट ऑफिसर और कॉर्पोरेट डेटर मैनेजर अफेयर्स कर रहा है विद इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की एप्लीकेशन पे पेनल्टी इम्पोज कर देगा उस ऑफिसर पे। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है चैप्टर 7 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से बात करता है। ये सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 77 तक है हमारा ये। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें पनिशमेंट्स दी हुई हैं कि किस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट है। पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जब कोई ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैज़ विद इन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कोई कंसील की है, फ्रॉडलेंटली रिमूव की है प्रॉपर्टी, फॉल्स एंट्री, फ्रॉडलेंटली पार्टेड विद एन डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एन सिक्योरिटी इंटरेस्ट, or at any time after the insolvency commencement date committed any of the acts or has knowledge of doing such act, or at any time after insolvency commencement date taken in pawn or pledge property known it to be secured, transfer or disposed, then punishment कितनी है 3 to 5 years
imprisonment और 1 लाख to 1 करोड़ फाइन और बोथ. ठीक है. उसके बाद provided that nothing in section shall render a person liable to any punishment if he proves that he had no intent to defraud or conceal the state of affairs of the corporate debtor. उसके बाद 69 में है पनिशमेंट फॉर ट्रांजेक्शन्स डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स. अगर कोई ऑफिसर जो है वो कोई ऐसा हैज़ मेड और कॉज एनी गिफ्ट ट्रांसफर चार्ज एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा against the property of corporate debtor or conceal remove the property of corporate debtor within 2 months before any unsatisfied judgment obtained against corporate debtor, तो उसके लिए कितनी है 1 लाख टू 1 ईयर टू 5 ईयर और 1 लाख टू 1 करोड़ और बोथ सेम नहीं है यहाँ पर. सॉरी, उसके बाद ये 68 में था फॉर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे इंसॉल्वेंसी कमेंस होने से 12 महीने पहले की हो या आफ्टर हो. उसके बाद ये है पनिशमेंट फॉर ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स. कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ट्रांजेक्शन के इंटेंट था डिफ्रॉड करना क्रेडिटर्स को, तो उसके लिए होगी. उसके बाद प्रोवाइडेड दैट पर्सन शेल नॉट बी पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इफ the acts were committed more than 5 years before the commencement date or if he proves that he had no intent to defraud the creditors. Then section 70 है punishment for misconduct in the course of corporate insolvency resolution process. तो कोई भी ऑफिसर जो कि कोई भी मिसकंडक्ट करता है या कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करता है या इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है 3 years to 5 years और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ, जो कि सेम सेक्शन 68 में थी हमारी. देन अगर वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोई है वो डेलिबरेटली इस प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन कर रहा है इस पार्ट की, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है अप टू 6 months पनिशमेंट और 1 लाख to 5 लाख फाइन और बोथ. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए कम है हमारी. देन 71 है पनिशमेंट फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. कोई भी पर्सन डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट ऑल्टर कर रहा है बुक्स पेपर्स एक्सेट्रा मेकिंग एनी फॉल्स और फ्रॉडलेंट एंट्री इंटेंट है डिफ्रॉड और डिसीव एनी पर्सन, तो उसके लिए. एंड पनिशमेंट फॉर विलफुल एंड मटीरियल ऑमिशन फ्रॉम द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो उसके लिए भी पनिशमेंट सेम है 3 to 5 years और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ, जो कि सेक्शन 68 में थी हमारी. ठीक है. उसके बाद पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स ऑन और आफ्टर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट और प्रायर टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. अगर कोई हमने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया तो उसके लिए भी हमारी सेम है 3 to 5 years और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मोरेटोरियम और द रेजोल्यूशन प्लान, तो अगर वो कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 14 की कॉर्पोरेट डेटर है उसका ऑफिसर करता है तो उसके लिए 68 वाली पनिशमेंट है. लेकिन अगर कोई क्रेडिटर करता है या फिर जो कॉर्पोरेट डेटर और उसके ऑफिसर ने वो रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल की कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो उसके लिए 1 to 5 years और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ. और पनिशमेंट फॉर एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 में कौन होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसके लिए कितनी है 1 लाख to 1 करोड़. सेक्शन 75. सेक्शन 76 अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर गलत इन्फॉर्मेशन देता है अपनी एप्लीकेशन में तो 1 to 5 years और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ. और अगर क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर को हम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट वाली नहीं दे सकते इसलिए उनके लिए सिर्फ हमने 1 लाख to 1 करोड़ रखा है, बट ऑपरेशनल क्रेडिट के लिए दोनों हो सकते हैं. और 77 में है कॉर्पोरेट डेटर या उसका कोई ऑफिसर एप्लीकेशन सेक्शन 10 में जो फाइल करता है उसमें कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो 3 to 5 year और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ. क्या उसके बाद 77A है अगर कोई PPIRP जब हमारा है उसमें रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो कॉर्पोरेट डेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अंडर एप्लीकेशन अंडर 54C. कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है लिस्ट ऑफ क्लेम या फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कुछ मटेरियल फैक्ट ओमिशन हुआ है तो उसके लिए कितनी है 3 to 5 years और 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ. ठीक है. तो एक एक्सप्लेनेशन है 675, 76 और 77 के लिए तीनों में एप्लीकेबल है. दैट इट शैल बी डीम्ड टू बी फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स. अगर वो इन्फॉर्मेशन ट्रू होती या ओमिशन ना हुई होती फ्रॉम एप्लीकेशन देन इट वुड हैव बीन सफिशिएंट टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट अंडर दिस कोड. ठीक है. तो ये हमारा हो गया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पार्ट 2 ख़त्म. अब हम इसको एक बार इंडेक्स से रिवाइज कर लेते हैं. PPIRP तो आपको बेरेक्ट से ही बेटर होएगा. जी सेक्शन देख लो इसके 54A से 54P हो जाता है. चैप्टर 3A इसमें बेसिकली MSME इस पे एप्लीकेबल होता है. टाइम पीरियड है 120 days फॉर कंप्लीशन. 90 days में आपको अप्रूव्ड सबमिशन प्लान जो है वो सबमिट करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. नहीं होता है तो टर्मिनेट हो जाएगी.
और उसके मोरेटोरियम वगैरह भी होता है। लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिलिमिनरी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स विद इन 7 days कॉन्स्टिट्यूट हो जानी चाहिए। और ये सारा एक बार वहाँ से होएगा। देन चैप्टर 4 है फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें केस 54 से 58 आ जाता है। कौन कौन सी एप्लीकेबल है? स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जिसका टोटल एसेट्स लेस देन 1 करोड़ है इन लास्ट 1 प्रीसीडिंग ईयर। टाइम पीरियड है 90 days ऑफ कमेंसमेंट से आपको कंप्लीट करना है, प्लस 45 days की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर 75% कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अप्लाई करेगा एक्सटेंशन के लिए, और वो एक ही बारी मिलेगी। मैनर ऑफ इनिशिएटिंग, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर। साथ में क्या होगा एप्लीकेशन के, वो क्या फाइल करेंगे कि डिफ़ॉल्ट एग्जिस्टेंस का प्रूफ, और के वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 55 टू फॉर द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, और कमेंसमेंट डेट कब होती है? जब उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, उस दिन से हम फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके 59 है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। वॉलंटरी लिक्विडेशन हमारा कॉर्पोरेट पर्सनस के लिए तभी एप्लीकेबल होगा अगर उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट कमिट नहीं किया है, एंड मेजॉरिटी उसके लिए कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। दैट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ने एक डिक्लेरेशन करी है। डिक्लेरेशन में साथ में लगाया है लास्ट 2 years की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट। साथ में उसके डिक्लेरेशन के विद इन 4 weeks स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास हो गया है अप्रूविंग द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और एंड अप्रूवल ऑफ द के विद इन 90 days जो है वो जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, देन साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स हो गया 4 weeks का, उसके विद इन 7 days 2/3 ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स का अप्रूवल आएगा, और लिक्विडेट करने के लिए विद इन 7 days ऑफ रेजोल्यूशन लिक्विडेशन हो जाएगी, जो कि आरओसी और उसके पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और बोर्ड को हमने सबमिट करी, और उसके बाद जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया अथॉरिटी ने तो उसको इंटीमेट करना है आरओसी को विद इन 14 days। और डिसोल्यूशन कौन सी डेट से इफेक्टिव होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। उसके बाद चैप्टर 60 और सेक्शन 60 से 67 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नॉर्मली फर्स्ट इज एनसीएलटी जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उसके अगेंस्ट अपील जाएगी 61 में एनसीएलटी को। 30 days का टाइम पीरियड है, 15 days की एक्सटेंशन है। देन अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द एनसीएलटी ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, 45 days का टाइम पीरियड प्लस 15 days की एक्सटेंशन है। सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी इन मैटर्स में। 64 में एक्सपीडिशियल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन है, उसको 10 days की एक्सटेंशन मिल सकती है बाय प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन अगर वो चाहे तो। देन 65 फ्रॉडलेंट और मेलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, अगर किसी ने जानबूझ के उसको मेलिशियस इनिशिएशन करी प्रोसीडिंग की, कोई उसमें वैलिड ग्राउंड नहीं था, देन पेनल्टी कितनी आएगी? 1 लाख टू 1 करोड़। देन फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग के लिए तो उसके लिए पर्सन जिसके पास नॉलेज थी कि उसने गलत, फिर भी वो उसने विद इंटेंट टू हार्म द क्रेडिटर्स उसने रॉन्गफुल ट्रेडिंग करी है तो उसके लिए 66 में पनिशमेंट है। देन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 68 उसके लिए प्रोसीजर 67 में दिया हुआ है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग पता होनी चाहिए। देन 67A फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द PPIRP, उसके लिए पनिशमेंट कितनी है? 1 लाख टू 1 करोड़। उसके बाद चैप्टर 7 आ जाता है 68 से 77A पनिशमेंट्स की बात करता है। पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ दिया है? 68 में 3 to 5 years 1 लाख टू 1 करोड़ और बोथ। पनिशमेंट फॉर ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स 1 to 5 year 1 लाख टू 1 करोड़ बोथ। 70 में मिसकंडक्ट के लिए इन द कोर्स ऑफ CIRP। देन पनिशमेंट फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर 71 में। पनिशमेंट फॉर विलफुल मटेरियल ओमिशन फ्रॉम स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर 72 में, दोनों में सेम पनिशमेंट है जो 68 में थी। देन पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स, इसके लिए भी सेम पनिशमेंट। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मोरेटोरियम और रेजोल्यूशन प्लान की कॉन्ट्रावेंशन के लिए 1 to 5 years और 1 लाख टू 1 करोड़ और बोथ। और अगर वो कॉन्ट्रावेंशन मोरेटोरियम के तो कॉर्पोरेट डेटर ने किया तो सेम है 68 की पनिशमेंट, और क्रेडिटर्स ने किया तो 1 to 5 year और 1 लाख टू 1 करोड़ और बोथ। और पनिशमेंट फॉर फॉल्स एप्लीकेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन 1 लाख टू 1 करोड़, अगर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर ने उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो 1 लाख टू 1 करोड़। फॉल्स इन्फॉर्मेशन है ऑपरेशनल क्रेडिटर की एप्लीकेशन में तो 69 में जितनी थी दैट इज़ 1 to 5 year 1 लाख टू 1 करोड़ और बोथ। और अगर वो एप्लीकेशन कॉर्पोरेट डेटर ने फाइल किया फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाली तो 68 वाली पनिशमेंट आएगी उसमें। और 77A में है कि PPIRP में से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो भी सेम पनिशमेंट जो 68 में थी। ठीक है,
और ये हमारा हो गया ख़त्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसको एक दो बार रिवाइज़ कर लेना डायरेक्ट से, ठीक है। ओके, थैंक यू।